होटल का चोर। हैदराबाद के ताजमहल होटल में प्रायः धनी व्यक्ति ही रुकते हैं। इनमें से अधिकतर उच्च अधिकारी, बड़े व्यापारी या विदेशी यात्री होते हैं। होटल की तड़क भड़क और शान शौकत को देखकर साधारण हैसियत का कोई व्यक्ति वहां रुकने का साहस नहीं कर सकता। बंगलौर में आए वहां के एक धनी व्यापारी श्री मोहन हमादी ने ताजमहल होटल में ही रुकने का निश्चय किया। होटल के कमरा नंबर 45 में श्री हमादी ने अपना सामान रखवाया और अपने काम के संबंध में हैदराबाद के कुछ व्यापारियों से मिलने चले गए। लौटने में उन्हें रात के 9 बज गए। भोजन आदि से निवृत्त होकर वो अपने कमरे में ही लेट रहे। दिन भर के थके होने के कारण शीघ्र ही वो गहरी नींद में सो गए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे श्री हमादी की नींद खुली। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, किंतु दरवाजे को बाहर से बंद पाकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। घूमकर कमरे में नजर डालते ही उन्हें अपना सामान जमीन पर बिखरा दिखाई दिया। उन्होंने जब ध्यानपूर्वक अपना सामान देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी कीमती घड़ी, 2 कैमरे, फाउंटेन पेन, ऊनी सूट और पर्स आदि गायब है। घबराकर उन्होंने अपने बंद कमरे के दरवाजे खड़खड़ाना शुरू किया, जिसे सुनकर होटल के कर्मचारियों ने बाहर से कुंडी खोली और तब वो अपने कमरे से बाहर निकल पाए। कुछ ही क्षणों में कमरा नंबर 45 में चोरी होने की खबर होटल भर में फैल गई। होटल के मैनेजर अभी श्री हमादी से बातचीत कर ही रहे थे कि कमरा नंबर 47 से श्री राजन भागते हुए आए और घबराए हुए बोले, मेरे कमरे से भी कपड़े, घड़ी और पर्स आदि गायब है। होटल के मैनेजर की समझ में ही ना आ रहा था कि वो क्या करें। होटल में चोरी की यह पहली बड़ी घटना थी। दोनों कमरों में अत्यंत रहस्यपूर्ण ढंग से चोरी हुई थी। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि श्री हमादी और श्री राजन दोनों ही व्यक्ति अपने कमरों में सोते रहे और उनका सामान गायब हो गया। मैनेजर ने तुरंत आबिद रोड के पुलिस थाने में टेलीफोन द्वारा चोरी होने की सूचना देते हुए पुलिस अधिकारी से जांच के लिए शीघ्र होटल पहुंचने का अनुरोध किया। टेलीफोन पर चोरी की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधिकारी श्री राघवन थाने से कुछ सिपाहियों को साथ लेकर ताजमहल होटल पहुंच गए। श्री राघवन ने सबसे पहले होटल के उन दोनों कमरों का, जिनमें चोरी हुई थी, ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अपराधी कोई ऐसा सुराग न छोड़ गए थे जिससे कोई अनुमान लगाया जा सकता। कमरों का निरीक्षण करने पर श्री राघवन ने देखा कि अपराधी ने दोनों कमरों के स्नानगृह में लगे रोशनदान के शीशों को हटाकर कमरे में प्रवेश किया। श्री राघवन ने सोचा कि इन चोरियों में निश्चय ही किसी ऐसे अपराधी का हाथ है जिसे होटल के कमरे की पूरी जानकारी थी। दूसरे ही क्षण उनका ध्यान होटल के कर्मचारियों पर गया और उन्हें लगा कि संभव है होटल के ही किसी कर्मचारी के सहयोग से यह चोरियां हुई हों। श्री राघवन ने होटल के मैनेजर से पूछा, होटल में कुल कितने चौकीदार हैं? रात में 2 चौकीदार पहरे पर थे, होटल के मैनेजर ने उत्तर दिया। श्री राघवन ने चौकीदारों और होटल के अन्य कर्मचारियों से हर तरह से पूछताछ की, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। होटल के किसी भी कर्मचारी ने किसी अजनबी व्यक्ति को होटल के आसपास नहीं देखा था। चोरी का कोई सुराग न मिलने पर पुलिस अधिकारी श्री राघवन परेशानी में मैनेजर के कमरे में चक्कर लगा रहे थे। वो यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि इन चोरियों में किसका हाथ हो सकता है। होटल में कुल मिलाकर लगभग 100 कमरे थे और प्रत्येक कमरे में कोई न कोई प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति ठहरा हुआ था। होटल में टिके अन्य व्यक्तियों के पते ठिकाने मालूम करने के विचार से श्री राघवन ने मैनेजर से कहा, कृपया अपना रजिस्टर दिखाइए। रजिस्टर में अधिकतर ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम दर्ज थे जिनमें से किसी पर चोरी का संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। रजिस्टर देखते देखते श्री राघवन एक स्थान पर अचानक रुक गए और मैनेजर से पूछा, कमरा नंबर 43 में कौन टिका था? मैनेजर ने रजिस्टर देखते हुए कहा, इस कमरे में श्री अशोक कुमार रुके थे। ये कहाँ से आए थे? 2 दिन पहले नासिक से आए थे। ये होटल से कब गए? आज ही सुबह गए हैं। किस समय? सुबह 4:30 बजे। क्या श्री अशोक कुमार ने आज सुबह जाने के बारे में आपको पहले से बताया था? इस प्रश्न को सुनकर मैनेजर बड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा, वैसे तो होटल से इतने सवेरे जाने वाले व्यक्ति एक दिन पहले ही अपने जाने के बारे में बता देते हैं, लेकिन अशोक कुमार किसी कारण से ऐसा न कर सके। फिर कुछ सोचते हुए मैनेजर ने कहा, लेकिन इसी वजह से उन पर संदेह करने का कोई सवाल नहीं उठता। मेरी उनसे बातचीत हुई थी और वह किसी ऊंचे सरकारी पद पर हैं। अशोक कुमार के बारे में मैनेजर की बातें श्री राघवन बड़े ध्यान से सुन रहे थे। होटल के रजिस्टर में भी अशोक कुमार के नाम के आगे सरकारी अधिकारी लिखा था। फिर भी श्री राघवन को संतोष न हुआ और उन्होंने मैनेजर से पूछा, वह इतने सुबह होटल से अचानक चले कैसे गए? आज सुबह 4:30 बजे जब वो काउंटर पर आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी आवश्यक कार्य से तुरंत मनमाड जाना है।
उन्होंने जाने से पूर्व होटल के समस्त बिलों का भुगतान किया और फिर स्टेशन चले गए। श्री राघवन होटल के मैनेजर से अशोक कुमार के बारे में ये बातचीत कर ही रहे थे कि मेज पर रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैनेजर ने टेलीफोन उठाया। ताजमहल होटल, क्या मैं अशोक कुमार से बात कर सकता हूं? जरा रुकिए। मैनेजर ने टेलीफोन पर हाथ रखकर पास बैठे पुलिस अधिकारी से कहा, कोई व्यक्ति टेलीफोन पर अशोक कुमार से बात करना चाहता है। श्री राघवन ने मैनेजर के हाथ से टेलीफोन लेकर पूछा, किसे चाहते हैं आप? श्री अशोक कुमार से बात करनी है। वो तो इस समय कहीं गए हैं। आप कृपया अपना नाम और पता बता दीजिए जिससे उन्हें वापस आने पर बताया जा सके। मेरा नाम हरिप्रसाद है और मैं हिंदी प्रचार सभा में काम करता हूं। टेलीफोन रखकर श्री राघवन सादे वेश में हिंदी प्रचार सभा के कार्यालय में पहुंचे। श्री हरिप्रसाद से एकांत में बात करते हुए श्री राघवन ने पूछा, क्या आपने ही कुछ देर पहले अशोक कुमार के लिए ताजमहल होटल में टेलीफोन किया था? हाँ, पर आप कौन हैं? हरिप्रसाद ने झिझकते हुए प्रश्न किया। मुझे भी अशोक कुमार से मिलना था। मैंने होटल में पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो आज सुबह कहीं बाहर चले गए। इसीलिए मैं आपके पास जाया। मैंने सोचा कि शायद आपको उनका ठीक पता मालूम हो। वो बाहर कैसे जा सकते हैं? आज सुबह तो उनसे मेरी टेलीफोन पर बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि अभी 2-1 दिन वो यहीं रुकेंगे। हरिप्रसाद ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। कुछ रुककर उन्होंने पूछा, आपको उनसे किस सिलसिले में मिलना है? ऐसे ही कुछ निजी काम था उनसे, श्री राघवन ने उत्तर दिया। देखिए, अब आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपको बताए देता हूं कि उनसे अधिक संपर्क बढ़ाना ठीक नहीं है। क्यों? श्री राघवन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। वैसे तो वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, पर शायद आपको अभी उनके बारे में अधिक नहीं मालूम। वो जलना के रहने वाले हैं। रंग ढंग ठीक न होने के कारण माँ बाप ने उन्हें घर से अलग कर दिया है। अच्छा, मुझे ये सब नहीं मालूम था। आपसे मिलना ठीक ही रहा। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए, फिर कभी दर्शन करूंगा। अशोक कुमार के संबंध में यह विवरण मिलते ही श्री राघवन का उन पर संदेह बढ़ गया। अब उनके सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण कार्य अशोक कुमार का पता लगाने का था। श्री हरिप्रसाद की बातचीत से ये भी निश्चित हो गया कि वह अभी हैदराबाद में ही है। श्री राघवन ने हैदराबाद के अन्य प्रमुख होटलों में अशोक कुमार का पता लगाने का निश्चय किया। हैदराबाद में बड़े होटलों की संख्या कम नहीं है, किंतु पुलिस ने एक एक करके होटलों के रजिस्टरों में वहां टिके व्यक्तियों के नाम आदि देखने शुरू किए। कई होटलों का चक्कर काटने के बाद श्री राघवन शाम को 4 बजे सुल्तान बाजार के ताजमहल होटल में पहुंचे। ये संयोग ही था कि इस होटल का नाम भी वही था। होटल के रजिस्टर को देखते ही श्री राघवन चौंक उठे और उन्होंने मैनेजर से पूछा, कमरा नंबर 18 में कौन सज्जन टिके हैं? अशोक कुमार। ये कब आए? आज सुबह लगभग 5 बजे किसी ट्रेन से आए हैं। इस समय कहाँ हैं? कमरे में ही होंगे। श्री राघवन ने तुरंत अशोक कुमार को होटल के कमरे में ही गिरफ्तार कर लिया। कमरे की तलाशी लेने पर उनके पास से चोरी का समस्त सामान बरामद हो गया। पूछताछ करने पर उसने पुलिस अधिकारी को बताया कि उसका असली नाम नववर्ष लाल है। हैदराबाद आने के पूर्व वो नासिक में किसी बड़े होटल में रुका था। इसी प्रकार नासिक में भी होटल के एक कमरे से उसने सामान चुराया था। चुराए गए सामानों में चमड़े का एक सूटकेस भी था जिस पर अशोक कुमार का नाम लिखा था। इसी कारण हैदराबाद आने पर उसने अपना नाम बदलकर अशोक कुमार कर लिया था। पुलिस द्वारा इस अपराधी पर चोरी के कई मुकदमे चलाए गए। न्यायालय द्वारा उसे प्रत्येक चोरी के लिए कड़ी कैद की सजा प्रदान की गई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें।